हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 17। और चैप्टर नंबर 17 कौन सा है आपका फ्रेंड्स? चैप्टर नंबर 17 है आपका प्रोविजन एंड रिजर्व का। फ्रेंड्स, जो ये आपका प्रोविजन एंड रिजर्व है, ये आपका फुल एंड फ्लेज क्या है, थ्योरी का चैप्टर है। इसमें आपका थ्योरी का क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपका प्रीवियस ईयर में भी थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें 6 मार्क्स का। तो आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था? चैप्टर नंबर 16। और वो कौन सा था हमारा? वो था डेप्रिसिएशन का। वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में उससे भी रिलेटेड 18 मार्क्स का जो था हमारा थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये फ्रेंड्स, ये सारे के सारे चैप्टर हमारे लिए अब क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार हम लोग इंडेक्स पे देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर फिनिश हो गए। ये देखो, हमने अपने 16 तक चैप्टर फिनिश कर लिए यहां तक। अब बाकी जो रह गए हमारे 1 2 3 4 5 और 6। बाकी फ्रेंड्स हमारे जो चैप्टर रह गए वो रह गए 6 चैप्टर। पर इन 6 के अलावा भी हमारे चैप्टर और हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, पर इस बुक में नहीं है। वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। तो जो ये हमारे ये दोनों चैप्टर है ना फ्रेंड्स, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये मैं आपको सबसे लास्ट में करवाऊंगा, ये दोनों चैप्टर। क्योंकि ये, या फिर इसको क्या करूंगा, साथ साइड बाय साइड करता रहूंगा, एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन। क्योंकि ये जो हमारे दोनों चैप्टर रहने वाले हैं ये लेंथी रहने वाले हैं, इसलिए या इनको क्या करूंगा, साइड बाय साइड लेक्चर इनके भी रिकॉर्ड करता रहूंगा इन दूसरे लेक्चर्स के साथ साथ। ठीक है, एक बार हमारे ये फिनिश हो जाए बुक के चैप्टर, जैसे ही फ्रेंड्स हमारे ये सारे चैप्टर फिनिश हो जाते हैं, अब रह कौन कौन से गए हमारे? इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के हमारे रह गए फ्रेंड्स चैप्टर जो है वो रह गए, एक तो प्रोविजन एंड रिजर्व का, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कैपिटल एंड रेवेन्यू, और उसके बाद अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जैसे ही हमारे ये चारों के चारों चैप्टर फिनिश हो गए, ये उसके बाद क्या करूंगा, ये दोनों चैप्टर भी आपके साथ में चला दूंगा। और इसके अलावा जो हमारे चैप्टर बचे हैं जो यहाँ इस बुक में नहीं है, वो भी आपके क्या करूंगा, साइड बाय साइड वो भी चलते रहेंगे, एक एक दिन छोड़ के वो भी आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना कोई आए। और उसके अलावा मॉक टेस्ट तो हमारे चल ही रहे हैं, वो भी चलते रहेंगे आपके। चलो, आज का लेक्चर हम पहले जल्दी से शुरू करते हैं थ्योरी का। तो फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम क्या है? प्रोविजन एंड रिजर्व। अब प्रोविजन होता क्या है, यहां पे सबसे पहले पढ़ ही लेते हैं। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, आपने अगर अपने बिजनेस की पोजीशन को स्ट्रेंथ करना है, मजबूत बनाना है, एंड विद ए व्यू टू मीटिंग ऑल इवेंचुअलिस बोथ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। आपको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है। हमारे जो बिजनेस के लिए जो फ्यूचर की कोई भी सर्टेनिटी हो सकती है, चाहे वो हमें पता है या फिर नहीं पता, क्योंकि फ्यूचर में लाइबिलिटी कोई भी रेस हो सकती है आपकी। ये आपके लिए सर्टन भी हो सकती है और अनसर्टन भी हो सकती है, ये हमारी टोटली फ्यूचर पे डिपेंड है। इसकी कितनी अमाउंट होगी वो देखते हैं। इट इज डिजायरेबल दैट द इंटायर प्रॉफिट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर ओनर। क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है अनसर्टेन है, इसलिए बिजनेसमैन क्या चाहता है, बिजनेसमैन कहता है जो मेरा आज का करंट प्रॉफिट है वो मैं सारा का सारा अपने साथ ना ले जाऊं, या फिर सारा का सारा प्रॉफिट जो हमारे शेयर होल्डर्स में है उनको ना एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। क्योंकि अगर कल को कोई लाइबिलिटी रेज होगी फ्रेंड्स, तो उस लाइबिलिटी को हम पे कहां से करेंगे, इसकी दिक्कत सबसे ज्यादा आएगी। इसलिए क्या होता है,
कोई भी प्रॉफिट होता है हमारा बिजनेस का, उसमें से हम कुछ को पार्ट उसका एक अलग से सेपरेट रख लेते हैं। जैसे आपका प्रॉफिट मान लो 1 लाख है, आपने क्या कहा, आपको लगा कि इस पे हमारी जो फ्यूचर में, या फिर आप लगा लो कि आपने मशीनरी की रिपेयर की प्रोविजन है आपकी, सपोज कर लो 1000 रुपीज। आप ये 1000 रुपीज क्या करोगे, हर साल इस प्रॉफिट एंड लॉस से क्या करोगे, एक सेपरेट निकालते रहोगे। अगर किसी साल आपको इस मशीनरी पे, सपोज कर लो अचानक से आपको इस मशीनरी पे 5000 का खर्चा करना पड़ गया, तो बिजनेसमैन के लिए फ्रेंड्स इकट्ठा खर्चा करना मुश्किल हो जाता है एक ईयर का। अगर वो हर साल 1-1 हजार निकाल रहा है अपने प्रॉफिट में से, तो से मान लो उसने 6 सालों तक 1-1 हजार निकाला। अभी इन 6 सालों में उसको क्या पड़ा, उसको रिपेयर की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन 6 सालों में उसके पास अलग से रिपेयर के लिए कितने पैसे पड़ गए हैं, 6 हजार। वो कह रहा है कि मैं हर साल अपना कुछ कुछ पोर्शन जो प्रॉफिट क्या है वो सेपरेट निकाल रहा हूं। और उसने ऐसे ऐसे क्या कर लिया, ऐसे करके उसने 6 हजार सेव कर लिए अपने रिपेयर के लिए। अब हुआ क्या, 6th ईयर आके हमारा खर्चा हो गया 5000 का रिपेयर पे। अब वो क्या करेगा, जो उसने ये 6000 अलग से निकाला हुआ है, वो अब इस साल का जो 5000 का खर्चा है इसमें से कर लेगा, बजाय कि उस साल के प्रॉफिट को 5000 से कम करके। तो इससे क्या होगा हमारा, इससे हमारा फ्रेंड सडनली होता है, जो सडनली प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होते। हम क्या करते हैं, एक सेपरेट सेपरेट प्रोविजन बनाते रहते हैं। हम हर साल की एक, जैसे मान लो आपको अगर पॉकेट मनी मिले, आपने क्या है कि मैंने 1 ईयर बाद ये चीज लेनी है, आपने कोई टारगेट रखा हुआ है। आप क्या करो, आप लोग जैसे 500 रुपीज सेपरेट सेपरेट निकालते रहो, आपके पास ईयर बाद जाके यही पैसे कितने बन जाएंगे, 6000। तो जब आपने वो चीज खरीदनी होगी तो आपके पास ऑलरेडी कितने पैसे हैं, 6000, बजाय कि ऑन द स्पॉट आप ये 6000 का खर्चा करो। तो यही हमारी प्रोविजन होती है। प्रोविजन का क्या मतलब होता है, हम एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि हमने अपने प्रॉफिट में से इतने पैसे निकालने ही निकालने हैं इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, जब हमें उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, हम उस पैसे को यूज कर लेंगे फिर, ना कि एकदम खर्चा करके। यही क्या होता है, ये आपका होता है प्रोविजन। तो यहां पर सबसे पहले तो ये पढ़ भी लेते हैं कि आगे क्या लिखा है इसने, सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस फॉर मीटिंग द नॉन एज वेल एज अननोन लाइबिलिटी इन फ्यूचर। आपको पता है फ्यूचर बिल्कुल भी अनसर्टेन है। कोई भी लाइबिलिटी आपको पता है कि हाँ, कुछ लाइबिलिटी ऐसी होती जो आपको पता होती कि हाँ ये फ्यूचर में होगी ही होगी, बट कुछ लाइबिलिटी ऐसी भी होती है जो अचानक से आ जाती है। जैसे कोई आपकी डैमेज हो जाए, या फायर आ जाए, आपकी दुकान को, शॉप को आग लग जाए, या अर्थक्वेक आके सारा डैमेज हो जाए, या आपकी गुड्स आपने मंगवाई हुई थी वो डैमेज हो जाए। ऐसे जो अनसर्टेन है, अननोन लाइबिलिटीज है। तो इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज डन बाय मेकिंग प्रोविजन एंड क्रिएटिंग रिजर्व आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो इसको ओवरकम करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोविजन और रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो आपको आगे बताऊंगा भी रिजर्व क्या होते हैं। प्रोविजन तो आपको सिंपल पता चल गया कि हम अपने करंट ईयर प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन क्या है अलग अलग करना शुरू करते हैं, जबकि दोनों में ऐसे करते हैं, प्रोविजन और रिजर्व में। तो लास्ट में जब आप करेंगे ना, इसको आगे डिफरेंस बताऊंगा कि प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट, द टर्म प्रोविजन एंड रिजर्व आर क्वाइट डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजली। द लॉ हैज डिफाइंड द टू टर्म क्लियरली। ये दोनों टर्म फ्रेंड्स क्या है, आपकी सेपरेट सेपरेट, ठीक है, इनको हम एक दूसरे की वो नहीं यूज कर सकते। तो मीनिंग क्या बोला उसने,
द अमाउंट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट द टर्म प्रोविजन रेफर्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट the amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewal or diminution in value of assets. The amount retained by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined with sustainable accuracy. अब आपको पता फ्रेंड्स, आप लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हो। अब हमें नहीं पता फ्रेंड्स कि हमारी एक्यूरेट डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। आपने अभी पिछले प्रीवियस चैप्टर ही किया, चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपनी डेप्रिसिएशन को प्रोविजन में ट्रांसफर करते रहते हैं, और जब हम उस एसेट को सेल करते हैं और उस प्रोविजन को फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, अपने सेपरेट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे उसको बुक करते हैं, ताकि जो जब भी हम इस पुराने एसेट को डिस्पोज ऑफ करके न्यू एसेट ले, हमारे तरफ एकदम से लायबिलिटी ना बढ़े खर्चे की। वही चीज बोल रहा है ये। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ द अमाउंट ऑफ नॉन लायबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी, इट मस्ट बी क्लासिफाइड एज एन आउटराइट लायबिलिटी एंड नॉट ए प्रोविजन। जब आपको पता है कि आपकी लायबिलिटी कितनी होगी, तो वो आपका फ्रंट प्रोविजन नहीं है। आपको पता है कि फ्यूचर में मेरा जाके 1000 रुपया खर्चा होना है, तो ये आपकी फ्रेंड्स प्रोविजन नहीं है फिर। हाँ, आपको पता है मेरा 1000, 1100, 1200 कितना भी हो सकता है, वो आपकी प्रोविजन है। आल्सो इफ एनी एक्सेस प्रोविजन इज मेड नोइंगली और इंटेंशनली, द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल नीड विल बी ट्रीटेड एज रिजर्व। अगर आपको नोइंगली, अगर आप एक्सेस प्रोविजन कर लेते हो, तो वो हमारी क्या बन जाती है, रिजर्व बन जाती है। जैसे अब एग्जांपल प्रोविजन की दी हुई इसने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये आपको पता है, अभी प्रीवियस चैप्टर फुल फ्लेज करके आए हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अब टैक्सेशन की प्रोविजन कैसे फ्रेंड्स, जैसे मान लो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रेंड्स, वो होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक। जैसे अभी चल रहा है हमारा 2024 से लेकर 2025। अभी आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे अप्रैल, मई, जून, ये सारे आपके मंथ है फ्रेंड्स। जुलाई, अगस्त। अब जो आपकी एग्जैक्ट अमाउंट है फ्रेंड्स, वो आपको टैक्सेशन की कब पता चलेगी, वो आपको पता चलेगी जब आपका मार्च 2025 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तभी आप जो है एग्जैक्ट पता लगा पाओगे ना कि हमारी क्या है, हमारी टैक्सेशन, गवर्नमेंट को हमने कितना टैक्स पे करना है। एक चीज बताओ, क्या मेरे को आप जुलाई तक बता सकते हो कि आपने जो है टैक्स कितना पे करना है गवर्नमेंट को? नहीं, ये आप नहीं बता सकते कि पूरे साल का कितना टैक्स है। हम सिर्फ एक क्या करते हैं, रफ एस्टिमेट कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सपोज कर लो हमारा 25,000 टैक्स बना। हम एक रफरी फ्रेंड एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस साल हमारी सेल भी ज़्यादा होगी, तो हमारा जो है 35,000 बनेगा या फिर 36,000 बनेगा। ये हमारा क्या है, एस्टिमेट है। एस्टिमेट कैसे हुआ, हमें पता है ये लायबिलिटी हमारी फ्यूचर में रेज होनी है, पर कितनी होनी है ये नहीं पता हमें। वही ऊपर जो करके आए अभी मीनिंग में। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, अगर इसको 36 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बनता है फ्रेंड्स 3000 पर मंथ, एक रफली एस्टिमेट। हमने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ये जो प्रीवियस ईयर है 2023 और 4 का, हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर में हमने जो टैक्स पे किया था गवर्नमेंट को, वो किया था 25,000। इस ईयर हमारी सेल भी ज़्यादा होगी और हमें जो है टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो हम एक रफली एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा जो इस साल जो टैक्स का खर्चा आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा 36,000। 36,000 को जब हमने 12 से डिवाइड किया, तो वो होगा 3,000 पर मंथ। तो अब हम क्या करेंगे, हर मंथ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम 3,000 की क्या करेंगे, प्रोविजन बनाते रहेंगे। ये लो, जैसे अप्रैल में मान लो
हमारा 10,000 का प्रॉफिट हुआ, हम लोग क्या करेंगे 3,000 जो है टैक्स का सेपरेट रख लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में। मई में भी हमारा 10,000 का प्रॉफिट हुआ, इसमें भी 10 सेपरेट रख लेंगे 3,000 इस 10,000 में से। जून में मान लो हमारा 6,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर भी हम क्या करेंगे 3,000 सेपरेट रख लेंगे। ऐसे ऐसे करके फ्रेंड्स जब आप पूरे मार्च तक कर लोगे आप 3,000 की प्रोविजन क्रिएट करके, तो आपके पास टोटल कितने पैसे बन जाएंगे 36,000। ये लो आपके पास हो गए टोटल मार्च 25 में 36,000। 3,000 आप हर मंथ की प्रॉफिट में से एक सेपरेट अपना कंट्रीब्यूशन अलग से निकाल रहे हो। आप कह रहे हो ये मैं प्रॉफिट का पूरा रिटेन नहीं करूंगा, मैं इसमें से 3,000 अलग से निकाल रहा हूं कि इन फ्यूचर जब मेरे को फ्यूचर में पे करना पड़े तो मेरे को एकदम से ना 36,000 ये पे करना पड़े। नहीं तो अगर आप ये ना करोगे तो आपको ये सारा का सारा मार्च के प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा। तो सपोज कर लो कि मार्च में प्रॉफिट ही हमारा 12,000 हुआ है, तो आप 36,000 कहां से निकाल लोगे, फिर आपको पॉकेट में से निकालना पड़ेगा आपकी 24,000। इससे अच्छा क्या है बिजनेसमैन क्या करता है, जितनी उसकी लाइबिलिटी होती है उसको इक्वल हिस्सों में बांट लेता है कि 3,000 का नहीं उसको पता चलेगा, पर हाँ एकदम से अगर उसको 24,000 निकालना पड़े फिर उसको थोड़ा सा होगा कि हम मेरे जबकि प्रॉफिट तो 12,000 है पर मेरे को और कितने निकालने पड़ रहे हैं, और 24,000 निकालने पड़ रहे हैं। अब मार्च का महीना खत्म हो गया, अप्रैल मई में जून तक जब आपकी जाके रिटर्न फाइल होती है तब आपको जो है एग्जैक्ट लाइबिलिटी पता चलेगी टैक्सेशन की कि गवर्नमेंट को हमने टैक्स कितना पे करना है। सपोज कर लो यहां पर हमारी जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी आई 37,000 आई, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या किया हुआ है, आप लोगों ने 36,000 तो ऑलरेडी सेपरेट निकाला हुआ है, तो आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगी। आप लोग 36,000 क्या करोगे इस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट से बुक कर लोगे। इसकी हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स वो हमारा होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है उसमें होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इस वाले चैप्टर में, इन दोनों चैप्टर्स में होगा फ्रेंड्स हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। तो यहां पे एक बार आप लोग सिर्फ और सिर्फ समझ लो कि आपकी प्रोविजन क्या होती है और जो है रिजर्व क्या होते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेंगे कि कैसे हमारी प्रोविजन का इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ता है, हमारी बैलेंस शीट में पड़ता है, कैसे लेजर्स के कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं, ये सारा हम क्या कहां पर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रेंड्स आपका जो है हर साल एक के क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो ये भी आपको दिखा ही देता हूँ एक बार आज, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मैंने जो है क्वेश्चन पेपर भी ओपन किए हुए हैं, ये आपको दिखाई देता हूँ मैं। अभी मैंने सिर्फ 2 साल के किए हुए हैं ओपन, तो आप लोग ये देखो कि ये देखो आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन कितने मार्क्स का ये आया हुआ है आपका जुलाई 23 में, ये आपका 21 मार्क्स का आया हुआ है। तो जुलाई 22 में फ्रेंड्स ये लो, ये पहले ही आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का, ये भी 21 मार्क्स का। कई बार तो उसने जैसे मान लो इस इधर जुलाई 22 में क्या सिंपल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बोल दिया बनाओ, जबकि जुलाई 23 में उसने एडजस्टमेंट भी दे दी, ये लो। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कुछ भी जो है कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ के जाना। अगर मान लो हम लोगों का टारगेट जो है 120 प्लस मार्क्स का है, तो हमने कोई भी चैप्टर जो है छोड़ के नहीं जाना, सारे के सारे चैप्टर अच्छे से करेंगे। और आपको जितने भी मैंने 16 तक चैप्टर करवाए हैं, एक एक इलस्ट्रेशन करवाई है आपको मैंने, एक एक प्रैक्टिकल करवाया है। जिन बच्चों ने तो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो तो मेरे से लिखवा लो कि आपके 120 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे, अगर आप इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हो अपने एग्जाम के पर्पस के लिए। हाँ जो बच्चे नहीं कर रहे फिर उनकी कोई वो नहीं है कि उनका एग्जाम भी होगा या पास भी होगा कि नहीं होगा। आप लोग अच्छे से करो, चाहे 1 घंटा लगाओ डेली का, पर अच्छे से करो। चलो नेक्स्ट, सेम ही हम क्या करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की करते हैं। जैसे मान लो हमारे डेटर्स होते हैं, डेटर्स मतलब जिनसे हमने पैसे लेने हैं, हमें लगता है कि फ्यूचर में हमारे जो 40,000 डेटर में से आपके 5,000 क्या होंगे बैड डेट्स होंगे। हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 12, और ये कितना हो गया 6 कर लो। चलो
₹500 पर मंथ। हम क्या करेंगे, ₹500 पर मंथ क्या करेंगे, इसकी प्रोविजन क्रिएट करते रहेंगे। ये भी क्या है फ्रेंड्स, ये आपकी प्रीवियस ईयर फिगर पे एस्टिमेट लगा सकते हैं हम। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मान लो इसी तरह से हमने डेटर्स को पैसे देने हैं, लेने हैं, हमें लगता है कि वो हमसे थोड़ा सा डिस्काउंट लेंगे, उसकी भी हम प्रोविजन बनाते हैं कि हाँ एकदम से मान लो मैंने किसी से 10,000 लेना है, वो मेरे को कहे कि नहीं तो मैं तो सिर्फ 7,000 दे सकता हूँ, तो उस साल क्या होगा, मेरा 3,000 सडनली लॉस हो जाएगा। इसकी बजाय मैं क्या करूंगा, हाँ मेरे को पता है कि एक्चुअल में नॉर्मली मेरे साथ ये होता है, तो मैं क्या करूंगा, 12 से डिवाइड करके हर मंथ की सेपरेट सेपरेट प्रोविजन करता रहूंगा और उसको बुक करता रहूंगा। सेम यही प्रोविजन फॉर रिपेयर रिन्यूएबल ऑफ एसेट्स। आपको पता है जब भी आप कोई न्यू एसेट लेते हो, स्टार्टिंग के ईयर्स में तो फ्रेंड्स आपकी कोई भी रिपेयर पे खर्चा नहीं होता, क्योंकि आपका एसेट जो है टोटली न्यू है। पर जैसे जैसे आपका एसेट्स पुराना होता जाता है, आपका उस पर खर्चा जो है बढ़ता जाता है, खर्चा इंक्रीज होता जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे लेटर ईयर के प्रॉफिट पर बर्डन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलो होपफुली यहां पर आपको समझ लग गया होगा कि प्रोविजन हम क्यों क्रिएट करते हैं, प्रोविजन का मतलब क्या होता है। आगे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स देखते हैं। यही जो जो मैंने अभी आपको 15-20 मिनट के लेक्चर में बोला, यही है ये हमारे फीचर्स हैं। प्रोविजन इज मेड टू मीट अ नोन लाइबिलिटी। हमें पता है हमारी लाइबिलिटी रेज होगी फ्यूचर में, पर कितनी होगी ये नहीं पता हमें। उसके लिए ये प्रोविजन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नेक्स्ट, द लाइबिलिटी इज नोन बट द अमाउंट ऑफ सच लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। अब आपको पता है रिपेयर पे हमारा खर्चा होगा, पर कितना होगा ये तो नहीं ना हम बता सकते, ये हम प्रीवियस ईयर के एक रफ एस्टिमेट पे बता सकते हैं। डाउटफुल डेटर्स, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, हमें क्या पता कि, हमें तो ये भी नहीं पता चाहे कि हमारे सारे के सारे डेटर हमें पैसे दे दें। ये जो है, हाँ हो सकता है लाइबिलिटी रेज हो सकती है, पर कितनी हो सकती है ये अनसर्टेन है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट सम डेट विल प्रूव इरिकवरेबल बट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बैड डेट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। हमें पता है कि हमारे जो कुछ डेटर हैं वो बैड डेट हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं वो नहीं हमें पता। ये क्या है, फीचर है प्रोविजन का। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मेन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, यहां पर इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि यही आपका जो है डिफरेंट है रिजर्व से, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी प्रोविजन होती है वो हम किससे चार्ज करते हैं, अपने प्रॉफिट में से। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये लो बाय ग्रोस प्रॉफिट, सपोज कर लो यहां पर 10,000 आ गया, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डाउटफुल डेट 500, और आपका टू नेट प्रॉफिट 90,500, ऐसे चार्ज करते हैं। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये लो हमने प्रॉफिट के अगेंस्ट पहले ही चार्ज कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जबकि रिजर्व हम ऐसे नहीं करते, वो हम देखते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ लग गया कि प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो तो एक बार बस इतना जान लो कि जो हमारी प्रोविजन होती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले ही चार्ज कर लेते हैं बस। नेक्स्ट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे तब हम देखेंगे कि प्रोविजन को कैसे डिडक्ट करते हैं। एंड एज सच रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच इज इट क्रिएटेड। तो हम क्या करते हैं, उस साल के करंट ईयर के प्रॉफिट को उतने से रिड्यूस कर देते हैं। द लॉस व्हेन एक्चुअली अकर विल बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सच प्रोविजन एंड दैट्स द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच सच लॉस अकर विल नॉट बी अफेक्टेड। बिल्कुल, अब जिस ईयर हमें इस प्रोविजन को यूज करने की जरूरत पड़ी हम लोग यूज कर लेंगे, बजाय कि उस ईयर के प्रॉफिट को इफेक्ट करने में। ठीक है, अभी आपको मैंने एग्जांपल भी बताई है कैसे हम, अगर मान लो मेरे को सपोज कर लो 1,00,000 रुपया साल बाद चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 11,000 10,000 करके सेपरेट सेपरेट निकालना शुरू कर दूंगा आज ही, बजाय कि साल बाद इकट्ठा निकालूं। यही आपका प्रोविजन होती है।
और ये हमारा जो प्रोविजन होती है किस में चार्ज करते हैं हम, अपने प्रॉफिट में से। तो नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन की अब इंपॉर्टेंस क्या है, टू ascertain the true net profit of the business. In order to ascertain the true profit of a business, it is necessary that all expenses pertaining to that year. अब हमें पता है कि हमने जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो है ट्रू पोजीशन निकालनी होती है। उसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, आपके जितने भी एक्सपेंस है उस साल के, आप लोग क्या करो, उस साल के प्रॉफिट पे बुक करो बजाय कि अगले साल पे। वेदर पेड और आउटस्टैंडिंग, चाहे आपने पेड कर दिए या फिर आउटस्टैंडिंग, मस्ट बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ए प्रोविजन शुड बी आल्सो बी मेड फॉर एक्सपेंसेस और लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट बिकॉज द अमाउंट ऑफ सच बैड डेट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड वेरी एक्यूरेटली। ठीक है, हमारा ये कन्वेंशन भी ये आगे आपको फिर बता भी देते, वो भी चैप्टर मैंने ओपन किया हुआ है। टू ascertain ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, द बैलेंस शीट विल depict ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ओनली इफ एडिक्वेट प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। अब फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक कन्वेंशन पढ़ी होगी, ये थी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये भी आप लोग कर लेना जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर आप स्टडी करो तो अच्छे से करना फ्रेंड्स, नहीं तो कोई फायदा नहीं आपका। ये देखो, आप लोगों ने एक अकाउंटिंग कन्वेंशन था हमारा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये लो, इसमें क्या होता था, कंजर्वेटिज्म में हम लोगों ने अकाउंटिंग ऐसे बनानी है कि हम लोग उस साल के जो ऑल एक्सपेंसेस तो लेंगे, जैसे यहां पे पढ़ा देता, चलो। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमें जितने भी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं हमने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं, बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। अगर मान लो आपको लगता है कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है, हम उसको तो इग्नोर कर देंगे। अगर आपको लगता है फ्यूचर में एक्सपेंस होगा, उसको हम प्रोविजन की शेप में लेंगे, ताकि हमारा जो है इन अदर वर्ड कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। हम लोग क्या करते हैं अकाउंट्स में फ्रेंड्स, ऐसे ही अकाउंट्स जो हमारा चलता है, हम लोग सारे एक्सपेंस तो लेते हैं एंटिसिपेटेड, जो अभी हुए नहीं, पर हम एंटिसिपेटेड प्रॉफिट कभी भी नहीं लेते। प्रॉफिट कौन से लेते हैं हम, एक्चुअल प्रॉफिट्स लेते हैं, ना कि एंटिसिपेटेड। यही उसने अब यहां पे बोला हुआ है। यहां पे क्या बोला उसने, डेप जो हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कब शो करेगी, जब हम सारे एंटिसिपेटेड लॉसेस तो लेंगे, एक्सपेंसेस तो लेंगे, तभी हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है ट्रू होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपका क्या है, टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेस इन द फ्यूचर फंड्स विल बी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे वही चीजें, बार बार वही चीजें आएंगी बस। फंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू मीट द लॉसेस एंड लायबिलिटी दैट आर लाइकली टू बी अकर इन द नियर फ्यूचर। As such, provision are made to provide funds for meeting those losses, such as provision for taxation, provision for repair, provision for damage likely to arise from a pending suit and such others. आपको पता है कि आपके फ्यूचर में लॉसेस हो गए, तो आप लोग उसके लिए आज से ही पैसे सेपरेट निकालने शुरू कर दोगे। ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस है प्रोविजन की। फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, for example, if a machine is estimated to run for 10 years and a total amount of repair expected to be incurred during its entire lifespan is 10,000, आपने एक मशीनरी खरीदी, आपको पता है कि ये मशीनरी हमारी चलेगी 10 साल। 10 साल के लिए आपको पता है कि इसकी जो पूरी की पूरी लाइफ में कितना खर्चा होगा, 10,000 का होगा। आप लोग क्या करोगे, ए प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय डेबिटिंग 1000 टू ईच ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोग हर साल क्या करोगे, एक 1000 रुपया अलग से निकालना शुरू कर दोगे मशीन की रिपेयर का।
आपको बताया है कि स्टार्टिंग ईयर्स में तो आपका रिपेयर पर खर्चा ही नहीं होगा, जीरो खर्चा। पर जैसे ही मान लो आपके 5 साल हो गए, तब आपके पास अब मान लो 6th ईयर है, 6th ईयर तक आप लोगों ने 5,000 ऑलरेडी जो है एक सेपरेट अलग से रख लिया हुआ, किसके लिए? रिपेयर के लिए। अब 6th ईयर में मान लो 2,000 खर्चा हो गया, 1,000 तो आपने इस साल का निकालना है। 1,000 आप लोग क्या करोगे? 1,000 आप लोग जो आपकी प्रीवियस सेविंग है जिसको हम बोल देते हैं उसमें से यूज कर लोगे 1,000। तो अभी भी इसमें कितना बच गया? 4,000। तो ये आपको फ्रेंड्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना अच्छे से करवाऊंगा, वो भी कैसे हम बुक करते हैं खर्चा प्रोविजन में से, कैसे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, कैसे हमारी बुक होती है प्रॉफिट एंड लॉस में से, सारा कुछ एक बार सिर्फ आप थ्योरी पर्पस के लिए यहाँ पे समझो। Actual expense of repair incurred each year will be debited to this account. Hence, it will put equal burden on the profit and loss account of each year in respect of expenses of repair, which will be very light in the earlier year but definitely heavy in the later year. अगर हम फ्रेंड्स हर साल प्रोविजन 1,000 की मेंटेन कर रहे हैं, हमने अपने प्रॉफिट में से 1,000 ही बुक करना है। बट जो ये मैंने आपको बताया 2,000 की बात रही, ये हम कौन से अकाउंट में से इसकी एंट्री करेंगे? प्रोविजन अकाउंट में से, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आ गया रिजर्व। अब आपके प्रोविजन पता चल गई कि प्रोविजन होती क्या है। अब रिजर्व क्या होती है? रिजर्व मींस अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सरप्लसेस टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटी। इसमें भी सेम है कि जो फ्यूचर है अनसर्टेन है, उसके लिए आप क्या करते हो? प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा क्या करते हो? अलग से सेट असाइड, अलग से रखना शुरू कर देते हो, जबकि प्रोविजन में भी सेम था। इन अदर वर्ड, ए रिजर्व इज मेंट फॉर मीटिंग एन अननोन लाइबिलिटी और लॉस इन फ्यूचर। Reserve means the amount set aside out of the profit and other surpluses which are not earmarked in any way to meet any particular liability known to exist on the date of balance sheet. अब एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व कौन कौन से होते हैं आपके? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स। नेक्स्ट आपके आगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, reserve for redemption of debenture. It should be clearly understood that amount of reserve does not represent any expense or loss. As such, it is not debited to profit and loss. Most important friends, आपका reserve is not debited to profit and loss account. जो हमारे रिजर्व होते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक नहीं करते, जबकि प्रोविजन हम कहां से निकालते हैं? अपने हर साल के प्रॉफिट में से। प्रोविजन कहां बुक करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उससे क्या होगा? उससे हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे पहले ही। जबकि रिजर्व के टाइम में क्या करते हैं? जैसे जो हमने कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट करके निकालते हैं लाइबिलिटी साइड, इसमें से लेस करते हैं, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व। तो चलो नेक्स्ट हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आपको और क्लियर कर दूंगा, और क्लियर हो जाएगा आपको। क्रिएशन ऑफ रिजर्व डज नॉट रिड्यूस द नेट प्रॉफिट बट ओनली रिड्यूस द डिविजिबल प्रॉफिट। ये चीज डिफरेंस है आपकी। वो क्या कह रहा है? आपका नेट प्रॉफिट नहीं रिड्यूस होगा, नेट प्रॉफिट तो आपका उतना रहेगा, बट डिविजिबल प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। कि जो आप लोगों ने अपने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, वो रिड्यूस हो जाएगा। कि आपकी बांटने वाली अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। जबकि प्रोविजन में क्या होता था? प्रोविजन में आपके नेट प्रॉफिट ही क्या होते थे? रिड्यूस हो जाते थे, नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट and hence after ascertaining the net profit it is debited to profit and loss appropriation account. हम लोग क्या करते हैं? इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से बुक करते हैं, जबकि उसको कहां पर करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके इंपॉर्टेंस, जैसे हम उन्होंने प्रोविजन की थी। ये भी फ्रेंड्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है
क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा एग्जामिनर होता है उसका कुछ नहीं पता कि कहाँ से कौन सा, क्योंकि आप देख लो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हम उठाते हैं बस, इसमें देख लो आपका जो 150 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे मान लो यहाँ पे टोटल आपके क्वेश्चन है 8, 8 में से फ्रेंड्स उसने क्या किए एग्जामिनर ने, मेरे को लगता है 4 क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी के, जैसे एक, ये 2, ये लो 3 और ये लास्ट में 4। आपके 4 क्वेश्चन फ्रेंड्स थ्योरी के, 4 आपके प्रैक्टिकल के। तो आपके लिए थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जितने आपके लिए प्रैक्टिकल। तो आप लोग थ्योरी भी अच्छे से करो ताकि आप लोग जो है हमारा 120 प्लस मार्क्स का टारगेट है वो हम अचीव कर पाए। क्योंकि थ्योरी में आप अगर कुछ भी लिख के आओगे ना, अगर हाँ उसके उसका मीनिंग ही आप उसको क्लियर कर पाओगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर तो जरूर देगा। बाकी आपकी प्रेजेंटेशन पे है, आप लोगों ने क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट किया है उस पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने जैसे अब इसी क्वेश्चन में ये देखो, इसी क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था थ्योरी का, हमारा कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये कितने मार्क्स का फ्रेंड्स, 18। तो सबसे पहले तो आप इसका कंसेप्ट पूरा करो, वेरियस मेथड कौन कौन से हैं। तो आप लोग कंसेप्ट आपका पूरा हो गया, उसके बाद लिखो टाइप्स ऑफ मेथड्स। जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ मेथड कम से कम नहीं, मेरे को लगता मैंने उसका जो एक जो है अलग से थ्योरी का वो नोट्स आपसे शेयर कर दी थी। ऐसे पहले पहले करके क्या करो, उसके जो है 7-8 9 टाइप्स लिख लो, जितनी भी आपको पता है या जितने भी आपके पास नोट्स हैं, एक बार पहले सारी की सारी लिख लो। उसके बाद क्या करो फ्रेंड्स, एक एक को एक्सप्लेन करना शुरू करो, और अगर हो सके तो विद एग्जाम्पल उसको एग्जामिनर को जो है करके दिखा दो। और आपके पास फ्रेंड्स अगर हाँ, अगर आपने मान लो स्टार्टिंग के 2-3 या 4 मान लो अच्छे से आपने एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल शो कर दी, और बाकी के आपने वैसे ही मीनिंग लिख दिए खाली, क्योंकि टाइम है अब एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं, हमारे पास 3 आवर्स है, 18 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, हमारे पास 20 से 25 मिनट ही होंगे या 15 से 20 मिनट ही होंगे। तो क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी तो हमने करने हैं ना, तो हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं। आप लोगों ने क्या किया, 4 तो अच्छे से पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, बाकी के 4 आपने मीनिंग कर दिए। तो एग्जामिनर को क्या होगा, एग्जामिनर को पता है कि इसको पूरा फुल एंड, जो बच्चे को है जो है फुल कंसेप्ट पता है डेप्रिसिएशन का, पर क्योंकि उसको भी पता है लिमिटेड टाइम होता है, तो आपके जो 18 में से फ्रेंड्स आपके 15-16 मार्क्स जरूर आएंगे। ये आप लिख के ले लो, चाहे आप बाद में आप एग्जाम भी निकाल लेना अगर आप अच्छे से लिखोगे तो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट, एज सच द रिजर्व आर आल्सो टर्म्स आर रिटेन अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये भी निकलता है फ्रेंड्स, व्हाट इज रिटेन अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आपकी रिटेन अर्निंग क्या है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं। तो ये है, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट लीगली नेसेसिटी। जो हमारी क्रिएशन रिजर्व की करनी है वो लीगली नेसेसिटी नहीं है, ना कि कंपनी एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इट इज क्रिएटेड वॉलंटरी, ये आपकी मर्जी है बस, आपकी मतलब प्रोप्राइटर की। क्यों, फॉर स्ट्रेंथिंग द जनरल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड फॉर मीटिंग एन अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन इन द फ्यूचर। आप लोगों को पता फ्यूचर अनसर्टेन है, बेटर यही है कि हम लोग आज के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालना शुरू कर दें। आज के जैसे मान लो हमने अगर 10,000 घर लेके जाना है तो 10,000 की बजाय हम 7,000 ही घर लेके जाएं, ताकि 3,000 हम फ्यूचर के लिए रख लें कि फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ सकती है। आप लोग खुद अपने पे एग्जांपल ले लो, क्या आप लोग अपनी पूरी की पूरी सैलरी यूज़ कर लेते हो? आप लोग फ्यूचर के लिए सेव करते हो ना, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में कोई भी आपका एक्सपेंस हो सकता है। अगर आप मान लो आज सैलरी में से कुछ सेव ही नहीं करोगे तो फ्यूचर के एक्सपेंस को कैसे मीट करोगे फ्रेंड्स आप। यही सेम बिजनेस के रिलेटेड होता है। नॉर्मली इट इज नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नॉन लाइबिलिटी और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बट फॉर मीटिंग एन अननोन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अननोन है इसके केस में,
पर जबकि प्रोविजन के केस में हमारी लाइबिलिटी नोन है, पर कितनी है वो नहीं हमें पता। तो रिजर्व रिप्रेजेंट अकमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड एज सच दे बिलोंग टू द प्रोप्राइटर जस्ट एज कैपिटल डज। तो ये हमारे किससे रिलेटेड होते हैं? जो रिजर्व होते हैं ये हमारे प्रोप्राइटर से बिलोंग करते हैं, जैसे उसकी कैपिटल होती है। दे आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर एंड जस्ट एज द कैपिटल इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दे आर आल्सो शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। ये भी हमारे क्या होते हैं? लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। When the amount of reserve is invested outside the security house, it is known as reserve fund. जब हम अब रिजर्व फंड्स क्वेश्चन आ गया। रिजर्व फंड क्या होते हैं? जब हम किसी भी रिजर्व को फ्रेंड्स किसी थर्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व फंड्स। तो इंपॉर्टेंस आपकी हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सिन लाइबिलिटी और लॉस। इफ एनी अनफोर्सिन और abnormal loss arise in future, reserve can be utilized to meet such eventualities, helpful in strengthening the financial position of the business. Reserves are undistributed or accumulated profit and technically known as pluffing back of profit. It is source of internal financing. वैसे तो ये फ्रेंड्स आपका एडवांस अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। बट इज प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है फ्रेंड्स? अपने ही प्रॉफिट को दोबारा से यूज में लाना, ना कि बाहर से पैसा इकट्ठा करना। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझो, आपको फ्यूचर में 10,000 चाहिए, आप लोगों ने आज ही जो है हजार यूज करना, एक अलग से शुरू करना, रखना शुरू कर दिया। आप लोगों के पास आप लोग क्या करोगे? जब आपको 10,000 चाहिए ना, आप लोग इसी अकमुलेटेड प्रॉफिट को यूज कर लोगे। अगर मान लो ये आप कर ही नहीं रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से आउटसाइड द बिजनेस ये बोरो करने पड़ेंगे पैसे। तो इसको क्या करते हैं? अपने ही प्रॉफिट को दोबारा से क्या करना? बिजनेस में यूज करना। इसको इंटरनल फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। इन केस द रिजर्व हैज नॉट बीन मेंटेन्ड, द प्रॉफिट वुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर। जितना प्रॉफिट हुआ वो हमने सभी बांट के खा गए। तो अगर हम रिजर्व ही नहीं मेंटेन करेंगे तो बेटर यही है कि एक फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आप लोग रिजर्व बनाओ। हर कंपनी क्रिएट करती है, लीगल नेसेसिटी चाहे नहीं है, पर कंपनीज को पता है। इक्विलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर। गुडविल ऑफ ए कंपनी डिपेंड अपॉन मेंटेन ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड आल्सो टू इंक्रीज द डिविडेंड steadily. Reserve help the director to achieve this objective because in this period of inadequacy of profit, the amount can be withdrawn from the reserve. अब एक कंपनी जैसे मान लो हम लोग कहते हैं कि जैसे आईटीसी होगी कंपनी हमारी, या फिर इन्फोसिस हो गया आपका। इन कंपनी की गुडविल क्या है फ्रेंड्स? मार्केट में एक गुडविल है। वैसे तो मैं इतना अब इनकी डिविडेंड का नहीं पता कितना देते हैं। अब इन्होंने सपोज कर लो, मान लो हर साल 10% डिविडेंड देना, हर साल। तो किसी साल मान लो इनका प्रॉफिट ही नहीं हुआ, पर ये फिर भी चाहते हैं कि हम 10% देंगे। तो 10% कब देंगे फ्रेंड्स? जब ये हर साल के प्रॉफिट में से एक रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग से। जैसे मान लो मैंने वही बताया आपको कि आप लोगों ने अपनी पॉकेट में से एक पैसे सेपरेट निकालने शुरू कर दिए। आप लोगों की आपको एकदम से पैसों की जरूरत पड़ी, आप लोग वो पैसे यूज कर लोगे। इसी तरह से कंपनी कहती है कि मैं तो हर साल का जो है डिविडेंड एक सेम रेट का दूंगी, पर जिस साल उसको प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्या उस साल वो कंपनी फिर डिविडेंड दे सकती है? नहीं दे सकती। तो उसकी जो है गुडविल पे इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी इमेज पे इंपैक्ट पड़ेगा, जिस साल उसने एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। तो बेटर यही है कि हम लोग प्रोविजन रिजर्व बनाए। जिस साल हमारे प्रॉफिट्स कम होंगे उस साल हम पैसा क्या करें? उस डिविडेंड रिजर्व में से निकाल लें। जैसे सम टाइम रिजर्व नोन एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज आल्सो क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस और इक्वलाइजिंग द रेट ऑफ डिविडेंड। जिस साल हमारे प्रॉफिट कम होंगे हम लोग उस साल इस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से क्या कर लेंगे? पैसे यूज कर लेंगे और हमारा रेट क्या रहेगा डिविडेंड का? सेम रह जाएगा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन। ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग ए स्पेसिफिक
liability. Sometime a reserve is created for specific purpose such as debenture redemption funds. फ्रेंड्स ये भी एक अकाउंटिंग की टर्म्स है। जब भी कंपनी को पैसे चाहिए, या तो कंपनी अपनी मार्केट में और शेयर इश्यू करती है, या फिर क्या करती है कंपनी, एक डिबेंचर इशू करती है। ये जैसे मान लो 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, ये जो भी नेम होते हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है या फिर ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। अब एक टाइम के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये डिबेंचर्स, जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं, वो आप लोगों ने इन पैसों को वापस भी तो करना है ना। तो उसके लिए आप क्या है, फिर वही बात, अगर मान लो आप लोगों ने किसी से 100 रुपीज लिए हैं 10 साल के लिए, तो आप लोग हर साल फ्रेंड 10-10 रुपए निकाल लोगे, ताकि जैसे ही आपका 11th ईयर आ गया, आप लोगों को जो आपकी लाइबिलिटी है वो पे करने में कोई दिक्कत ना आए। आप लोगों ने इस पे इंटरेस्ट तो हर साल पे करना इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में से बुक होगा। और उसके अलावा भी फ्रेंड्स क्या है, आप लोग एक डिबेंचर रिडम्पशन फंड्स बनाओगे। उसमें क्या है, उसमें आपको पता है कि मैंने डिबेंचर रिडीम करने हैं 10 साल के बाद, क्योंकि फ्रेंड्स जो कंपनी लेती है करोड़ों में लेती है, एकदम से वापस करने मुश्किल होते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय आप लोग क्या करो, उसमें से जो है फंड्स एक क्रिएट कर लो। कौन सा? डिबेंचर रिडम्पशन फंड्स। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल, इफ वी नीड 5 crore फॉर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर आफ्टर 10 ईयर, ए फंड्स इज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस बाय ट्रांसफरिंग ए फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर। आपका प्रॉफिट हो गया फ्रेंड्स, यहां पे नेट प्रॉफिट 1.5 लाख। 1.5 लाख को फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय या फिर प्रोप्राइटर को देने की बजाय आप लोग क्या करो, उसको दे दो 1 लाख। 50,000 का क्या करो, आप एक फंड बना लो, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। आप लोग ये 50,000 इस डिबेंचर रिडम्पशन फंड्स में ट्रांसफर कर दो, और आप लोग सिर्फ और 1 लाख ही लेके जाओ घर अपने, या 1 लाख ही आप लोग शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि जिस साल आपको 10 सालों के बाद 5 करोड़ चाहिए, आपके पास अवेलेबल हो। अगर फ्रेंड्स एकदम से निकालोगे पैसे, आपसे नहीं निकले। हाँ, अगर मान लो आप लोगों ने 10 साल बाद जाके डिबेंचर को रिडीम ही नहीं किया, तो आपकी गुडविल पे भी इंपैक्ट पड़ेगा इसका। कल को आपको कोई भी जो है उधार नहीं देगा, आप बोरो ही नहीं कर सकते। आपको बोरोइंग मिलेगी तो हाई रेट पे इंटरेस्ट पे मिलेगी। बहुत सारे फैक्टर होते हैं फ्रेंड्स, पर ये जो सारा कुछ कंसेप्ट है, ये हमारे एडवांस के कंसेप्ट है, यहां पे नहीं आपको जरूरत है। हर एक चीज का इंपैक्ट फ्रेंड्स आपके जो बिजनेस पे पड़ता है। अगर आप फंड्स रिजर्व ही नहीं क्रिएट करोगे, आपकी जो बिजनेस पे पूरा इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी रेपुटेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी गुडविल पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। तो फ्रेंड्स ये जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको मैंने अब रफली बता देता हूं। आपको मैंने प्रोविजन का इंपॉर्टेंस मीनिंग बता दिया, रिजर्व का इंपॉर्टेंस मीनिंग बता दिया। अब रह गया हमारा डिफरेंस, टाइप ऑफ रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व। ये फ्रेंड्स हम लोग कर लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तो आज जितना भी आपको करवाया, एक बार आप अच्छे से पढ़ लो। फिर वही बात, जितना भी करो अच्छे से करो, ताकि आप लोगों को एक मान लो एग्जाम में प्रोविजन का मीनिंग और इंपॉर्टेंस आ जाए, आप लोगों को अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आओ। एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं। जो हमारी प्रोविजन होती है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक होती है। जो हमारे रिजर्व होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बुक होते हैं। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम आगे करेंगे। एक बार सिर्फ थ्योरी पर्पस के लिए आप समझो। इससे क्या होता है, इससे हमारे नेट प्रॉफिट ही रिड्यूस हो जाते हैं प्रोविजन से।
रिजर्व से क्या होता है, रिजर्व से हमारे नेट प्रॉफिट नहीं रिड्यूस होते, हमारे डिविजिबल प्रॉफिट रिड्यूस होते हैं, जो हमने बांटने हैं वो ही रिड्यूस हो जाते हैं। और जो हम फ्रेंड्स रिजर्व क्रिएट करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं हम नेट प्रॉफिट में से, जबकि प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं ग्रोस प्रॉफिट में से। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में बाय जैसे मान लो ग्रोस प्रॉफिट हो गया, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमने ग्रोस प्रॉफिट में से बुक किया, जबकि नेट प्रॉफिट आपका जो होता है बैलेंस शीट में शो होता है, कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है, बाकी जो इसकी वर्किंग है सेम है, बस नेम अलग अलग ही है कि वो हम टर्म प्रोविजन किसके लिए यूज करते हैं, रिजर्व टर्म किसके लिए यूज करते हैं बेसिकली। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और अगर आपका फ्रेंड्स कोई भी डाउट है तो मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर देना, चाहे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।